चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोगों का आज पहला क्लास है। ठीक है। मैथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? पक्का? डर भी लगता है मैथ से? नहीं ना, डर लगता है? लगता है। डर भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए सबसे पहले मैथ में आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट जग गया ना, तो उससे आपको प्यार हो जाता है। इंटरेस्ट जगता है तभी आपको प्यार होता है। और मैथ से जब तक प्यार नहीं होगा तब तक सरकारी नौकरी का जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का, उसको पाना मुश्किल है ना। काहे कि खास करके अगर हम एसएससी का बात करें, देखिए, हम जब भी आपके सामने एक पैरामीटर रखेंगे तो एसएससी सीजीएल का ही पैरामीटर रखेंगे। काहे कि ये पीरियड जो है आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है। जो आने वाला, अगर कुछ 12th करके जस्ट आए हैं या कुछ का ग्रेजुएशन भी हो गया या मिड ग्रेजुएशन में है, ये अभी गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है। इस पीरियड को अगर आप यूटिलाइज कर दिए तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपके सामने 4 पिलर है। जब एक मजबूत और सुंदर मकान बनता है तो सारा पिलर मजबूत होना चाहिए, तभी एक टिकाऊ मकान बनता है, मजबूत मकान बनता है। सुंदर तो होगा ही होगा। यहां आपके सामने 4 पिलर कौन कौन सा है? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और इंग्लिश है ना। चारों पिलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी लाइफ में, अभी खास करके। और चारों में से अगर एक भी पिलर अगर आपका कमजोर रहा तो ये कंपटीशन का दुनिया है, बहुत ही टफ कंपटीशन हो चुका है, फाइट बहुत ज्यादा है। कभी और हम लोग एसएससी के पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आज तो पहला क्लास है, पोस्ट के बारे में कभी और हर एक पोस्ट का आपको बताएंगे, किसमें क्या होता है, क्या कट ऑफ जाता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि एसएससी का जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, जो सबसे अच्छा जॉब है, इस बार जो कट ऑफ गया है ना, जो 93% मार्क्स लाए हैं, 100 में 93%, उसी को वो पोस्ट मिला। आप सोच लीजिए कि कंपटीशन कितना हाई लेवल पे जा चुका है। एक क्वेश्चन, एक सिली मिस्टेक आपके सपना को चूर कर सकता है। और सबसे लोएस्ट जो आपका रहता है एसएससी सीजीएल में पोस्ट, उसके लिए भी 81-82% लाना है। लास्ट ईयर का जो अभी जो रिजल्ट निकला है उसका हम कट ऑफ का बात कर रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल का पैमाना है ना। तो कभी भी अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिएगा। ये नहीं कि आप आए सोचिएगा कि कल ही आपको नौकरी लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कड़ा मेहनत और पेशेंस का जरूरत होता है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना रहता है। एक मानव जाति को इस संसार में आने के लिए भी 9 महीना का इंतजार करना पड़ता है। 9 महीना मां जो है कड़ा मेहनत से आपको कितना कष्ट उठाते हुए पाल पोस के बड़ा करती है हम लोगों को, तब हम लोग इस धरती पर आते हैं। बात सही है कि नहीं, है ना। चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती है कि उसको एक जरा भी दुख दर्द ना हो, कष्ट ना हो, वो सही सलामत इस संसार में स्वस्थ आ जाए। उसी तरह का पैशन
आपको अपने गोल के प्रति होना चाहिए। उसी तरह का पैशन आपको अपने गोल के प्रति होना चाहिए कि हम अपने गोल के प्रति इतना समर्पित है कि हमको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं, चाहे उसके लिए कितना भी तप करना पड़े, त्याग करना पड़े, करने के लिए तैयार रहिए। आप सोचिए ना, हम तो कहते हैं क्या कि किसी काम से करने से आसान है आपका पढ़ाई करना। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक दिन जाके एक दिन दिहाड़ी मजदूरी कर लीजिए। देखिए वो सुबह से शाम तक कितना मेहनत करता है, जो डेली मजदूरी करके कमाते, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तभी तभी उसको फल मिलता है जाके शाम में। वो चाहेगा कि हम सुबह में स्टार्ट किया, सुबह में ही हमको मिल जाए पैसा, तो कोई देगा उसको। तो वही चीज है कि शुरू से अंत तक, शुरुआत आपका आज से हो रहा है और अंत तब होगा जब तक आपको नौकरी ना लगे। तब तक एक समान गति से, एक समान स्पीड से, पेशेंस के साथ आपको मेहनत करते रहना। इस पीरियड में आप में काफी उतार चढ़ाव भी आएगा, काफी उतार चढ़ाव आएगा। कभी मन करेगा कि बहुत भारी है, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई। कभी मन करेगा कि आज घूम लेते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के भी जीवन में यह चीज आता है। कोई अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बना है तो उसके पीछे भी जाके देखिए, उसका भी एक फेज आया था। अब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग रहा है। मेरा दोस्त तो वहां घूम रहा है, आज मूवी देखने गया, गांधी मैदान गया, एनआईटी मोड़ गया, है ना जी। लेकिन उस पे आपको सबसे पहला लड़ाई जो है आपका अपने आप से, उस लड़ाई को आपको जीतना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप से लड़ाई जीत गए, समझ जाइए कि आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। बाकी तो 50% बचा है, उसको आराम से आप जीत लीजिएगा। ज्यादातर लोग अपने आप से ही हार जाते हैं। पढ़ाई करने बैठे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में बच्चे सोचे क्या हो, आज मन नहीं कर रहा है, नहीं जाएंगे क्लास, ऑनलाइन बैठ के देख लिए। ऑनलाइन पढ़ने बैठे, जब स्टार्ट किए तो उधर से एगो नोटिफिकेशन आया, कोई दोस्त मैसेज किया, लिंक भेजा कि ये बहुत सुंदर रील है। देख के मन प्रसन्न भी हुआ, हंसे भी, मन खुश भी हो गया। जब उस लिंक को खोल के देखे तो उसके बाद एक बार स्क्रॉल किए तो दूसरा भी आ गया। उसी तरह से टाइम पास होते 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 आपका पता नहीं कितना घंटों पार हो जाता है, आप खुश होते रह जाते हैं। लेकिन वो खुशी क्षणिक रहता है, आपका मूड फ्रेश ठीक है हुआ, लेकिन वो एक्चुअल में वो आपका गोल नहीं। रियल मायने में सोशल मीडिया से स्टूडेंट लाइफ में दूर रहना चाहिए। यही सब डिस्ट्रैक्शन। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, अपने घर वाले को यह समझाना पड़ेगा, क्या कि हम लोग जो है बिलो मिडिल क्लास से आते हैं। गार्जियन उतने, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, गार्जियन उतने समझदार इस फील्ड में नहीं होते, ठीक है। अपने फील्ड में होंगे, खेती में होंगे, बिजनेस में होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उसको उतना नहीं समझदारी है। वो सोचते हैं क्या कि बेटा को पैसा दे दिए तो वो पटना में पढ़ाई कर ही रहा होगा, ये कर रहा होगा। लेकिन घर पर जैसे ही थोड़ा सा काम आता है तो वो आपको बुलाने लग जाते हैं कि आज धान कटनी है, आज रोपनी है, इसके लिए आ जाइए। तो आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि जो काम मेरे बिना भी हो सकता है उसको प्लीज कर लीजिए, हमको अभी पढ़ाई करने दीजिए, हमें ये नौकरी पाना है। क्या कि कंपटीशन काफी टफ है। जिस टाइम में आप टाइम एक्सपेंड कीजिएगा, छुट्टी मनाइएगा, होली का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी, ईद का छुट्टी, उस टाइम में रिजल्ट लेने वाला बच्चा कहीं कोने में बैठ के पढ़ रहा होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप त्योहार नहीं मनाइए, फेस्टिवल नहीं मनाइए, खेलिए नहीं, कूदिए नहीं, ये नहीं कहते।
लेकिन आप एक डेकोरम बना लीजिए, आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उससे कभी मत समझौता कीजिए। ठीक है, हम 6 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर शुरुआत से आज से आदत आप लगा लिए 6 घंटा सेल्फ स्टडी का, तो फिर आप उन विद्यार्थी में शामिल हो जाइएगा जो सरकारी जॉब लेते हैं। लेकिन उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखना है। आप पर्व त्योहार में घर भी गए, ठीक है, होली में चले गए घर, 5 रोज का छुट्टी मिला आपको, तो ऐसा नहीं कि 5 रोज पूरी तरह से किताब से दूर हो गए, अपने नोट से दूर हो गए। आप नए चीज मत पढ़िए, कम से कम रिवीजन 6 घंटा जो आपका सेल्फ स्टडी था उसमें 3 घंटा 4 घंटा तो आप पढ़ सकते हैं। वो समय निकाल, दिन में नहीं मिलेगा समय, गेस्ट आ गए, कुछ मम्मी पापा कुछ काम से बाजार भेज दिए। लेकिन रात में तो गांव देहात में क्या होता है, 8-9 बजते बजते बिस्तर लोग धर लेते हैं कि नहीं, पकड़ लेते हैं ना। तो उस टाइम में, और पटना में रहने वाले खास करके स्टूडेंट का आदत तो जरूर होता है कि 10 बजे के बाद ही सोएंगे, है ना। तो वो जो समय आपको मिला 2-3 घंटा, वहां पर तो पढ़ लीजिए, कम से कम रिवीजन तो आपका हो जाएगा। और जब आप सफल होते हैं ना, तो उस सफलता में 90% योगदान आपका होता है। 90% योगदान आपका होता है कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी भी फ्रूटफुल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का सवाल बनाए जा रहे हैं। रोज आपको कुछ ना कुछ रात में सोते वक्त ये एनालाइज कीजिए कि हम आज नया क्या किए, है ना, हम कितना आज पढ़े, नया चीज क्या सीखे। तो जब जैसे जैसे आपके पास सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा, आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत सारा कुछ आ जाएगा कि नहीं। तो सेल्फ स्टडी का 80% पार्ट जो है, 80-70% पार्ट हमेशा रिवीजन में दीजिए। क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन रिवीजन कोई नहीं कर पाता है। तो जो जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आगे रहिएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा, आज हम कोई चैप्टर आपको पढ़ा दिए, पढ़ाते वक्त आपको खूब बनेगा सवाल, खूब समझ में आएगा, आपको लगेगा आसान है, लेकिन आप 15-20 रोज उससे दूर हो जाइए उस चैप्टर से, उसको एक बार भी मत उल्टाइए, देखिए उसका 60% आप भूल गए रहिएगा। और 2-3 महीने के बाद तो पूरा गोल ही हो जाएगा। तो रिवीजन पर ज्यादा आपको फोकस करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। और जब आपका 50% से सिलेबस ऊपर हो जाए तब आप मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिएगा। मॉक टेस्ट भी एक लगाना स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन शुरुआत में नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन किए ही नहीं, खोजेंगे टारगेट, खोजेंगे कैप्सूल बैच, टॉनिक बैच। अरे उससे होगा कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक बार फाउंडेशन अच्छे तरीके से नहीं कर लिए हैं तब तक सवाल ही नहीं है कि आप अच्छा कर जाइएगा। और मॉक टेस्ट में अगर आप नहीं पढ़े हुए तो नहीं कीजिएगा। 50% कम से कम अगर आपका सिलेबस हो गया तो कम से कम मॉक टेस्ट में 50% तो आप स्कोर कीजिएगा। वहां अपने आप को आंकिएगा ना कि आप कितना, आपकी तैयारी है। तो वहां पर जब आपका डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा एक, तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके लिए आप ही को करना है और कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। हम आपको राह दिखाएंगे, हम आपको हर वो तरीका देंगे जो आपके लिए एग्जाम में उपयोगी है और आसानी के साथ आप सवाल कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा सवाल, कॉन्सेप्ट के साथ, कोई ट्रिक नहीं। लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। हम ये लिख के दे देते हैं कि जो शॉर्टकट के पीछे भागे हैं उससे मैथ कभी नहीं बना। शॉर्टकट इस लाइफ में है ही नहीं, शॉर्टकट का रास्ता है ही नहीं, सक्सेस होने का रास्ता कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ना। तो हमेशा अपना तैयारी कीजिए और स्मार्ट तैयारी कीजिए। आप जैसे मैथ बना रहे हैं, ठीक है, मैथ बना रहे हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़े, चैप्टर का तो नोट्स हम बनाए, बहुत सुंदर नोट्स बनाए लाल पीला करके, बनाना भी चाहिए। तरीका क्या है,
कि ऊपर में क्वेश्चन आपका लिखा होना चाहिए नोट्स में, भले ही आपके पास बुक हो, पीडीएफ हो, जो भी अवेलेबल, और उसके नीचे सॉल्यूशन। उससे क्या होगा कि कभी भी आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ऊपर आपको कहीं दूसरे बुक वगैरह उल्टाने की जरूरत नहीं, एक नोट्स उल्टाए वहीं से आपका सारा ये हो जाएगा। दूसरा चीज क्या करना है कि हर चैप्टर का एक स्मार्ट नोट्स बनाना है। स्मार्ट नोट्स किसको बोलते हैं? तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ हम आपको पॉइंट बताएंगे, नोट लिखवाएंगे, कुछ फार्मूला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, जो एक उसका समरी होता है, उसको आप अलग से नोट कीजिएगा। अब जैसे कैलकुलेशन ही अभी आप सबका जब स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन में बहुत सारा चीज आपको गारंटी है कि सीखने के लिए मिलेगा। तो उसका एक अलग से नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। यूनिट डिजिट पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स बना लिए, परसेंटेज पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो वो शॉर्ट नोट्स जो होगा काफी हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में, खास करके एग्जाम से अगर 5-7 रोज पहले, 10 रोज पहले के फेज में आप हैं तो आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत होगा। तो एक साथ ही साथ हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए ये सब तरीका है और इन सब चीज के लिए बहुत पेशेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा, है ना। किसी भी सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? सक्सेस डिमांड समथिंग। पहला चीज जो है, सबसे पहला चीज जो है, हार्ड वर्क। क्या है? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत आपको करना है। पहला चीज हार्ड वर्क। दूसरा चीज जो है, सेक्रीफाई करना है आपको, सेक्रीफाई करना है। मतलब कि बहुत चीज का त्याग करना पड़ेगा, आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड सर्किल अच्छा बनाना पड़ेगा, फालतू लोगों से दूर रहना पड़ेगा, रिलेटिव पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आज आप अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वो रिलेटिव जो है आपसे, आप पर ताना मारेंगे, आपका कोई वैल्यू नहीं देंगे, आप उससे थोड़ा दूर हट जाइए, वो आपको खोजेंगे भी नहीं। लेकिन जिस दिन सक्सेस कर जाइएगा आप, वही रिलेटिव आपको खोजते हुए आपके पास हालचाल नहीं, एक डिब्बा मिठाई भी लेके आएंगे, कांग्रेट्स भी करेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वही आपको दुत्कारेंगे, वही आप पर ताना कसेंगे, है ना। तो उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ेगा आपको। और जब ये सारा चीज के पीरियड से आप गुजर रहे हैं तो स्ट्रगल तो होगा, स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आपको, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। यानी कि सारा चीज आपको एक साथ करना है। चौथा चीज आपको जो है, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एकदम उबना नहीं है। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाइए, आपको एकदम पेशेंस होना ही चाहिए। एक क्रिकेट प्लेयर को देखे हैं, कितना पेशेंस के साथ खेलता है। कई बार होता है कि शुरुआत में रोकता है, जब उस नजर जमा लेता है पिच पे, तब फिर गेंद पर हिट करना, प्रहार करना रहता है। रिक्वायर्ड रन रेट कितना भी हो, उसको लक्ष्य का पीछा करने में कई बार सफल भी हो जाता है और कई बार असफल भी होता है। लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, वो जरूर सफल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक ही बार में आप सक्सेस पा जाइए, सब कुछ सही होते हुए भी। वहां पर हिम्मत नहीं हारना है, वहां पर पेशेंस के साथ अपना काम करना है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा चीज, आपको फेथ होना चाहिए। फेथ किस पे? अपने आप पर। यू कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, एकदम फेथ होना चाहिए। और जहां आप पढ़ रहे हैं, टीचर पर भी फेथ कीजिए कि वो आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं।
चौथा और लास्ट चीज जो होना चाहिए, पैशन होना चाहिए अपने अंदर। कोई भी चीज को पाने के लिए आपको पैशन होना चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी को भी ये दिखा देंगे कि मेरा हौसला इतना बड़ा है कि कामयाबी को भी अपने कदमों में झुका दे। ये हमेशा जिद्दी बनिए, स्वार्थी बनिए, सब जो कुछ भी हो सके अपने सफलता पाने के लिए जरूर कीजिए, है ना। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। बहुत सारे लोग आपको बड़गलाएंगे कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन खबरदार, हमेशा जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं हो सकता। वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कंफर्ट जोन जो होता है ना किसी भी लोगों का, उससे जो बाहर निकल गया। आपको सोना बहुत पसंद है, स्लीप, आपको मन करेगा कि अभी आज सोते हैं, क्लास नहीं करते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है। आपको घूमना पसंद है, हमेशा खेलते रहना, हमेशा चैट करते रहना पसंद है, वो आपका कंफर्ट जोन है। उस जोन से आप जब बाहर निकल जाइएगा ना, तो आप खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड हो जाइएगा अपने लाइफ में। ये है तो ये करना है तो करना, ये करना है तो करना। 8 घंटा पढ़िए ना, 8 घंटा आप सोइए ना, 8 घंटा में आप बाकी सारा चीज कीजिए ना, खाना बनाइए, खेलिए, कूदिए, घूमिए। 24 घंटा तो रहता है ना, हर किसी को इक्वल टाइम मिलता है, तो 8x3 मोड में हमेशा रहिए। 8 घंटा आपका पढ़ाई पूरा होना चाहिए, 8 घंटा नींद भी होना चाहिए। मिनिमम 6 घंटा सोना और मैक्सिमम 8 घंटा सोना, उससे ज्यादा नहीं सोना। ऐसा नहीं कि 12-15 घंटा सो रहे हैं, वो भी सही नहीं। 6 घंटा से कम सो रहे हैं, वो भी सही नहीं। जब आप सो के उठते हैं तो कितना फ्रेश महसूस करते हैं, अगर नींद पूरा होता है तो, है ना। तो अपने आप को तौर-ताजा रखने के लिए अपने सोने का जो आदत है उसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। कुछ पार्ट को आप रात में, मैक्सिमम पार्ट को रात में यूटिलाइज कीजिए। 6 घंटा रात में सोइए और 2 घंटा दिन में समय निकाल के सोइए। देखिए क्या कि आप सुबह में जैसे ही उठिएगा 4-5 बजे, उस समय आपका एनर्जी लेवल और गेन पावर जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है। उस समय अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। फिर जब पढ़ते पढ़ते, काम करते करते आप दोपहर के 12-1 बजे खाना खाने के बाद जब आइएगा तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। उस समय फिर आप 2 घंटा निकाल के सो जाइए। देखिए फिर जब उठिएगा तो आपका शाम से रात तक में आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा, है ना। और सही डाइट लेते रहिए, हेल्थ भी आपका बहुत जरूरी चीज है ना। तो ये सारा चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है। सक्सेस होने के लिए सारा चीज फॉलो करना है। कड़वा घूट, आपको अगर बीमारी है, आपके हिसाब से डॉक्टर नहीं ना देगा दवाई कि आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि ये दवाई तीता है, इसको बदल दीजिए। अरे वही दवाई आप पे सूट करेगा, उसको पीना पड़ेगा आपको, है ना। चाहे जैसे पीजिए, तभी आपकी बीमारी दूर होगी। तो आपको पढ़ना, मेहनत करना पड़ेगा, चाहे जैसे कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो दूसरा आपसे आगे निकलने के लिए तैयार। कितने लोगों को होता है सरकारी नौकरी, आप ही बताइए। पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में से 2% भी हम बहुत बोल दिए, होता है कि नहीं। तो अपना कोशिश ये कभी मलाल ना रहे नियर फ्यूचर में कि हम कोशिश नहीं किए। अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बाकी जो होता है 98% आपका जो होगा हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगा, और 2% जो होगा वो आपके लक पे डिपेंड करेगा। तो 98% आपके हाथ में है, 2% ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, है ना। कभी कभी लक भी काम देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लक के भरोसे ही। लक भी उसी का साथ देता है जो ईमानदार होते, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, है ना। आप सोचिए ना, आपका लक इतना अच्छा है, 100 क्वेश्चन निकाल के आप तुक्का मारिए तो एक बार देखिए तो कितना सही होता है। निगेटिव में चले जाइएगा, 10 गो 15 गो होगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छा लक है। तो लक वहां काम करता है जैसे आप एग्जामिनेशन में गए और 2 ऑप्शन में आपका ये कंफ्यूजन, आपको 50-50 लग रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक बार लक पर खेल जाइए। लक अच्छा होगा तो आप सही टिक कीजिएगा, थोड़ा सा खराब होगा तो गलत टिक कीजिएगा। लेकिन आपको चारों ऑप्शन में से
कुछ नहीं पता चल रहा है तो वहां मारिएगा तो ज्यादा चांस है कि आप गलत ही कीजिएगा, है ना। तो ये सारा चीज है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है ना। कभी भी आप अपने आप को अगर लो फील करते हैं तो एकदम एकांत मोड में चले जाइए, जहां पर कोई शोरगुल ना हो। जैसे कहीं पार्क में अकेले बैठ गए, कहीं नदी के किनारे बैठ गए और वहां पर कुछ सॉन्ग वगैरह सुनी, है ना। तो ये चीज जो होगा ना आपके साथ, वो फिर से आप रिवाइवल आपका हो जाएगा, एनर्जी लेवल आपका सही हो जाएगा। तो हर 10-15 रोज में ये फेज आएगा। जिस दिन बहुत मूड नहीं करे पढ़ने का, उस 15-20 रोज के बाद आप नहीं पढ़िए। आज ठीक है, हम पूरी तरह से ब्रेक ले लेंगे एक दिन का, हम खूब मूवी देखेंगे, खूब सोएंगे, जो चीज अच्छा लगेगा वो करेंगे, लेकिन फिर अगले रोज से अपने काम पर लौट आइए, है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स, है ना। मैथ्स स्टार्ट करेंगे, देखने में प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला चीज मैथ में, इसको दो पार्ट में हम कर लिए। एक पार्ट जो है आपका कैलकुलेशन, एक पार्ट जो है आपका सिलेबस में जो चैप्टर है आपका। ऐसे तो ये पूरा सिलेबस में ही आता है, इसमें जो चैप्टर सारा है वो है, ठीक है। तो मैथ का जो तैयारी होता है वो स्टार्ट ही होता है कैलकुलेशन से। किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर निकालिएगा तो आंसर तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन कीजिएगा ना। जो भी कॉन्सेप्ट लगाना होगा लगाइएगा, लास्ट में तो कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको आना चाहिए। और मैथ की तैयारी जो हो जाती है ना, 20% आपका यहां पर ही हो जाएगा, बाकी 80% में आपका सारा चैप्टर वगैरह आता है, जो भी है। इस 80% में आपका क्या क्या है, नंबर सिस्टम है ना, आपका अर्थमेटिक है, आपका एडवांस है, आपका डीआई, पाई चार्ट, ये सारा है ना। तो इस 80% में जाने से पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका कैसे सही हो, ईमानदारी पूर्वक 1 से 20 तक का पहाड़ा हर किसी के जुबान पे होना चाहिए। यह नहीं कि अब हमें 17x7 कॉपी पर लिख के करना पड़े। यह अगर आदत है तो आप अभी औरों से बहुत पीछे, है ना। तो पहाड़ा आपके टेबल जो है 1 से 20 तक का आपको जुबान पे होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, 1 से 20 तक का टेबल। अगर 25 तक आप याद कर लिए तो बल्ले बल्ले, और जब 1 से 20 तक आपको मुजवानी हो गया तो 25 तक भी करने में आपको धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना सवाल का, वो अपने आप हो जाएगा। दूसरा चीज, 1 से लेकर 39 तक का वर्ग, स्क्वायर, ये आपको एकदम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए। आपको जो बुक मिलेगा उसमें शुरुआत में दिए भी हैं, है ना। ऑनलाइन वाले में पीडीएफ भी डाल देंगे। उसमें एक फायदा यह है कि स्क्वायर तो याद हुआ है, स्क्वायर रूट भी आपको याद हो जाएगा। जैसे आप 2 का स्क्वायर 4 लिखे, 4 आपको याद है, हम आपसे पूछ देंगे कि 4 का वर्गमूल बताइए, 4 का स्क्वायर रूट बताइए,
तो 2 बोल दीजिएगा ना, तो इससे डबल फायदा। और एक चीज, 1 से लेकर 19 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 1 से 19 तक का याद करने का आसान तरीका। अब ये नहीं कि हर हमेशा बैठ के उसको रट्टा मार रहे हैं, है ना। कोई भी चीज रट्टा हमेशा मारते रहिएगा तो ठीक है, याद हो जाएगा, फिर उसका यूज करना छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। आप क्या कीजिए, इसका तो यूज होगा ही, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ साथ आपको याद होते चला जाएगा। आप अपने बेडरूम के बगल वाले दीवार या जहां पर खाना बनाते हैं वहां पर सामने चिपका दीजिए। अब जैसे मान लीजिए सब्जी भी छोलनी चला रहे हैं तो नजर है आपका दीवाले पर, है ना, स्क्वायर दिमाग में आ रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लाज लगता है, कैसे पहरा याद रखे, तो चद्दर ओढ़ के चद्दर के तले एकदम मोबाइल का लाइट जला दीजिए, सोचेगा कि मोबाइल चला रहा है, आप मने मन याद कीजिए। अरे कोई दूसरा कोई नहीं ना दूसरेगा कि इसको टेबलो याद नहीं है। अगर लाज शर्म आता है तो ये काम भी कर सकते हैं, है ना। तो लाज शर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप ऑनेस्ट रहिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, जहां वीक है वीक पोर्शन पे आप हमेशा काम कीजिए। जो आपको नहीं आता है वो आपके लिए भारी है, जो आ गया आपके लिए आसान है। तो कभी ये शर्म महसूस मत कीजिएगा क्लासरूम में कि फलाना बगल वाला लड़का तो जवाब दे दिया, वो उसको तो समझ में आ गया, हम कैसे पूछे। ये बिल्कुल हेजिटेशन मेरे क्लासरूम में मत रखिएगा। आपको एकदम दिक्कत है तुरंत खड़े होके पूछिएगा, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको जितनी बार में समझ में आएगा उतनी बार हम समझाएंगे, है ना। नहीं वहां भी दिक्कत है, क्लासरूम के बाहर भी हम आप सबके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाले बैच के लिए हम बोल रहे हैं कि सारे बच्चे के लिए अवेलेबल है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत कीजिए, है ना। तो सबसे पहला चीज हम लोग 20% पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कभी भी पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा ना, पक्का प्रॉमिस करते हैं ना। चलिए कभी भी हम पूछ लेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। आज पहला क्लास था, आप लोगों का डेमो ही है, इंट्रोडक्शन आज आपका है। थोड़ा बहुत आए हैं तो क्लास स्टार्ट किए तो कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाएंगे ना, है ना। चलिए संख्या के बारे में आप लोग हमें बताइए। सिलेबस आपका चैप्टर आपका बुक में दिया हुआ है, सिलेबस अब लिखने पर क्या जाइएगा, नंबर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है ना। जो आपको इंक्वायरी पेपर मिला होगा उसमें सारा चैप्टर दिया हुआ है, बुक में भी कंटेंट्स में दिया हुआ है ऊपर में, है ना। तो वो चैप्टर और किस चैप्टर का कितना वैल्यू है वो सारा चीज चैप्टर स्टार्ट होते के साथ ही आपको बता देंगे, लगे हाथ बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर संख्या के बारे में बात करें तो आपसे अगर हम पूछें होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक। अच्छा 0 से स्टार्ट होने पर वो कौन सी संख्या हो, क्या, तो वही ना पूछे होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है वो होल नंबर हो गया, है ना। आप बोलिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो एक और स्वयं से, ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए, है ना। जो एक और ये सब लिखाने की जरूरत नहीं ना है, ये सारा चीज तो आता होगा, नहीं आता है तो लिख भी लीजिएगा, है ना। बुक में भी आपको शुरुआत में ही ये सारा चीज दे दिया गया है ना। तो अगर आपसे प्राइम नंबर पूछे अभाज्य संख्या तो क्या बोलिएगा, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, है ना, उसको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलेंगे। को प्राइम नंबर किसको बोलते, सह अभाज्य संख्या, ऐसा 2 संख्या
जिसके आपस का मौसो, मौसो मतलब एचसीएफ, एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे हम लोग, एक हो, वैसा संख्या आपका को प्राइम नंबर होता है। जैसे आपका कोई संख्या है 2 और 5, तो ये क्या है? आपका को प्राइम नंबर है। 2 5 का आप एचसीएफ निकालिएगा, मौसो एक आएगा ना, तो ये आपका को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ आपका, एचसीएफ आपका क्या हो? 1 हो। क्लियर है? एचसीएफ आपका 1 हो। क्या आपका अगर 2 और 6 ले, क्या को प्राइम है? नहीं है। आपस में एचसीएफ क्या हो गया? 2 ही हो जाएगा। एचसीएफ तो आपको 1 होना चाहिए, तो को प्राइम नहीं ना हुआ ये। अगर 2 अभाज्य संख्या ले लिए, तब तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि 5 और 17 ले लिए, दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। हुआ कि नहीं? सम संख्या, इवन नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। और वैसे संख्या को पहचानेंगे कैसे जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो? समय संख्या तो पूछ रहे हैं, जिसके ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही संख्या ना आपका सम संख्या होगा। लास्ट में हाँ 2 से विभाजित हो जाए तो वही सम संख्या हुआ, है ना? आप विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं हो, वह विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि जिसके इकाई अंक पर सम संख्या नहीं है, वह विषम संख्या हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगर हम आपसे पूछे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, रेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है? जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसका पूरा का पूरा मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पूरा का पूरा मान नहीं निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स मान उसका हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, है ना? अब आप बताइए, देखिए जहां से इस पे भी कभी कभार आपका थ्योरी पार्ट से रिलेटेड संख्या के बारे में कुछ ना कुछ सवाल पूछ देता है। तो इस सारे चीज का अगर आपको परिभाषा याद है, डिफिनेशन याद है, तो वैसे सवाल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। डिफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और बुक में भी शुरुआत में दिया हुआ है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, उसको देख लीजिएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे उसको। अच्छा, कोई भी संख्या बनने के लिए कितने अंकों का आपको जरूरत पड़ता है? कौन कौन सा अंक है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं ना बोलिएगा, 10 में तो 1 और 0 दोनों हो ही गया, है ना? तो ये टोटल 10 अंक है। इसी अंक से मिलकर आपका संख्या बनता है कि नहीं? अगर हम आपसे बोले 3 5 7 8 2, ये एक संख्या है। संख्या में अंक कौन कौन सा है? 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 2। इसमें सबसे दाईं ओर जो है, सबसे लास्ट में, इसको लास्ट बोलते हैं, इसको शुरू बोलते हैं, है ना? या सबसे दायां और सबसे बायां बोलते हैं। तो सबसे दायां ओर जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इकाई, यूनिट प्लेस बोलते हैं। यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। इसको आप टेंस प्लेस बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। टेंस प्लेस का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है।
इसको आप क्या बोलते हैं? सैकड़ा, यानी कि 100 प्लेस। सैकड़ा 100 प्लेस है। इसको, इसका वैल्यू कितना होता है? 100। ये कितना है? 1000, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। इसका वैल्यू कितना होता है? 1000 होता है। और इसी तरह से इसको क्या आप बोलिएगा? 10,000 बोलिएगा। 10,000, इसका वैल्यू कितना होता है? 10,000 होता है। इतना तो सबको पता होगा, होगा कि नहीं? यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना? अब यहां से जो आपका सवाल बनता है, एक होता है आपका जातीय मान, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। एक होता है आपका स्थानीय मान, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं, है ना? यहां से पहला क्या आएगा आपका? जातीय मान। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे एफ बी से, जहां पे शॉर्ट मार दिए एफ बी, समझ जाइएगा कि फेस वैल्यू का बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसका इंग्लिश क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, यहां से आपका कई बार रेलवे खास करके सवाल पूछा है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछता, पहले एसएससी भी पूछता था, इधर 5-6 साल में नहीं पूछा है, लेकिन आना चाहिए। देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। किसी भी पॉइंट को ये मत सोचिएगा कि इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, काहे कि हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से सवाल आ जाएगा कहना मुश्किल है, काहे कि जो आपके सिलेबस में है, एग्जामिनर के पास हक है कि वहां से आपका सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इस संख्या में जो आपको संख्या दिया हुआ है 35,782, इसको क्या पढ़िएगा? 35,782, इसमें 2 का स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान पहले पढ़ते हैं। 2 का जातीय मान, फेस वैल्यू क्या होगा? तो किसी भी संख्या में जो अंक होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जो जिस नाम से पहचाना जाता है, जैसे आपका नाम राम है तो आप राम ही, आपका राम से ही आपका फेस पहचाना जाएगा, है ना? तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दें हम इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जो जिसका फेस वैल्यू पूछा जाएगा खुद वो अंक उसका फेस वैल्यू बता देगा ना। हम आपसे पूछते कि 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या बताते आप? 7 बताते। ये आपका फेस वैल्यू का बात कर दिए। अगर हम लोग स्थानीय मान का बात करें, तो अगर हम 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इसको पीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है? पीवी से डिनोट किए। प्लेस वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन से प्लेस पे है। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10 टेंस प्लेस। तो 8 जो संख्या है उसमें से उसका प्लेस वैल्यू जो होगा उससे गुना होगा, यानी कि 80। आप डायरेक्ट बोलिएगा 10 से क्यों गुना हुआ? क्योंकि आपका दहाई अंक पर है वो। अगर हम आपसे पूछें कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो ये आपका 10,000 प्लेस पे है।
तो यह कितना हो जाएगा, 3 में 10,000 से गुना कर दीजिएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, यहां से आप नोट करना स्टार्ट कीजिए एक एक चीज। क्लियर है? अगर आप लोग हमें बताइए कि इसी में आपसे सवाल इस तरह से पूछ दे कि क्वेश्चन है आपका 5 का प्लेस वैल्यू माइनस 8 का फेस वैल्यू, दोनों के बीच का अंतर बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, 5 का फेस प्लेस वैल्यू बताइएगा, 5 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000 हो जाएगा, और किसी का फेस वैल्यू क्या होता है, वही संख्या हो जाता है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा, 2, 9, ठीक है, ये आपका 9, ये 4,992 हो जाएगा ना। तो आज हम लोग
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़े। इससे आगे हम लोग कल करेंगे। कल भी दशमलव वाले संख्या का कैसे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालते हैं, और फिर उससे आगे का कैलकुलेशन पार्ट आपका चलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग समय पर 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, जो चीज आपको बोले हैं याद करके आइएगा। 1 से 20 तक का टेबल, ठीक है, और उसके बाद 1 से 39 तक का स्क्वायर एकदम ध्यान में करते चलिएगा। एक बार जरूर उसको रोज देखिएगा, और 1 से 19 तक का क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास आपका 8 बजे कल मिलते हैं। धन्यवाद।